नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल्स में। और हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स, बहुत सारे टॉपिक पढ़े। आज हम इसके इफेक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। यहां पर हम पढ़ने वाले हैं कि जब आपका इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट से फ्लो होता है तो ऐसी कंडीशन में उस सर्किट में कौन कौन से नए इफेक्ट्स जनरेट होते हैं, कौन कौन सा प्रभाव नया उत्पन्न होता है, हम यहां पर इस बात का अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा के प्रभाव। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर लें, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है, यही आपको समझा पाएगा इन इफेक्ट्स के कॉजेज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। आवेशों का प्रवाह। तो जब भी किसी सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है तो वहां पर जो चार्जेस होते हैं यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन वो मूव करते हैं, और जब वो मूव करेंगे तो कौन कौन सी चीजें यहां पर आ सकती हैं, हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट के जो इफेक्ट्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं हम यहां पर समझ लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहला जो इफेक्ट है वो है हीटिंग इफेक्ट, ऊष्मीय प्रभाव। दूसरा इफेक्ट है लाइटिंग इफेक्ट, यानी कि प्रकाशीय या प्रकाशकीय प्रभाव। तीसरा इफेक्ट है हमारा केमिकल इफेक्ट, रासायनिक प्रभाव। और फाइनली फोर्थ इफेक्ट है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट, जो कि होता है चुंबकीय प्रभाव। तो जब भी किसी सर्किट से किसी वायर के थ्रू आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जाएंगे, वहां पर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बनेगा, और उस फ्लो से यहां पर 4 टाइप के इफेक्ट्स जनरेट होते हैं: हीटिंग इफेक्ट, लाइटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। चलिए देखते हैं कि इन सब के क्या कॉज हैं और ये क्यों जनरेट होते हैं। तो इनको समझने के लिए आपको कंडक्टर के बारे में एनालिसिस करना पड़ेगा। जो हमारा कंडक्टर होता है अर्थात चालक, उसके पास 2 चीजें होती हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे उसके खुद के एटम्स, जो कि एक लैटिस में, जाल में बंधे रहते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं कि हमने एक ये मेटेलिक कंडक्टर लिया, धात्वीय चालक, जिसके पास ये एटम्स है, और एटम्स का अपना कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन का अर्थ हमारा ये है कि यहां पर एटम्स कुछ दूरी पर एक दूसरे से व्यवस्थित हैं, तो इनकी जो व्यवस्था है इसको हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब इसमें जो एटम्स थे उनसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर फ्री होते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्लू डॉट्स ये आपके इलेक्ट्रॉन हैं, और जो आपको ब्लैक होल्स दिख रहे हैं इन्हें हम एटम के रूप में यहां पर दर्शा रहे हैं। तो देखिए, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री का मतलब फ्री टू मूव एनीवेयर इन एनी डायरेक्शन, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते थे तो वहां पर आपके पास होने चाहिए
पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यहां पर हमने दो प्लेट्स लगा दी हैं, वन पॉजिटिव अनदर वन इज नेगेटिव, और यहां से इनके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है जो अपना मोशन कर रहा था वो तो करेगा ही, साथ ही साथ इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक यूनिक डायरेक्शन में भी मोशन करेगा। जब ये यूनिक डायरेक्शन में मोशन करता है तो करंट जनरेट होता है, और अब जब करंट जनरेट हो रहा है तो क्या होने वाला है इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और इसने मोशन किया। जैसे ही ये मोशन करता है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में आया, जैसे ही ये इस डायरेक्शन में आएगा तो इसके पास थी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। और इस वजह से जब ये इसको हिट करेगा, कोलाइड करेगा, तो ये वाला जो एटम है ये कुछ एनर्जी को गेन कर लेगा। अब देखिए, एटम्स का अपना कॉन्फ़िगरेशन था, वो अपने एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर कॉन्फ़िगरेट थे, व्यवस्थित थे, लेकिन एक फ्री इलेक्ट्रॉन आया, उसने एटम को हिट किया, और अब जबकि वो एटम को हिट कर रहा है और एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो एटम के पास एनर्जी एक्स्ट्रा हो जाती। जब उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी हो जाती है तो ये एटम यहां पर वाइब्रेशन स्टार्ट करता है, यानी कि कुछ इधर और कुछ इधर, इस तरह से मोशन, ये मोशन स्टार्ट करता है। अब जबकि मोशन इसके पास आ जाता है, जिससे जो है ये एक वाइब्रेशन क्रिएट कर पा रहा है। अब जब ये वाइब्रेशन इस पूरे सिस्टम को मिलेगा तो ये सिस्टम के पास अपनी खुद की एक पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। जब ये एनर्जी बढ़ेगी तो फिर कैसे बढ़ेगी, इस चीज को हम देखें तो आप सामान्य रूप से इस चीज को समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपने एक मेटेलिक रॉड ली और उसको गर्म करना स्टार्ट किया। जब आप उसके एक एंड को गर्म करते हो तो सबसे पहले तो वो हीट अप होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो भी एटम्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करने से एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट करते हैं और हीट अप हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद आपने, जैसे मान लीजिए कि आपने आयरन रॉड लिया था और आपने उसको गर्म किया, तो गर्म करने पर सबसे पहले आपको हीट इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। तो गर्म करने से जनरेट हुआ क्या? हीटिंग इफेक्ट। तो वहां पर जो रीजन है वो यही है कि आपके जो एटम्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, वो वाइब्रेट करने लगे। अब दूसरी बात आती है, जब इसको और ज्यादा एनर्जी मिलेगी, जब इसको और ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो आपने देखा है उसी रॉड को गर्म करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि रॉड रेड हॉट हो जाती है, यानी कि उसके पास रेड कलर की लाइट आ जाती है। तो जब ये और ज्यादा एनर्जी गेन करेगा तो ऐसी कंडीशन में ये और ज्यादा एनर्जी को बाहर निकालेगा। पहले हीट के रूप में बाहर निकाल रहा था क्योंकि उसके पास अभी कम एनर्जी थी। जब उसके पास एनर्जी और हाई हो जाएगी तो वो एनर्जी को लाइट के रूप में बाहर निकालेगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, ड्यू टू कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स, फ्री इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच जो टक्कर है उससे जो एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट हो रही है वही यहां पर हीटिंग इफेक्ट जनरेट करती है, और जब वो इफेक्ट बढ़ जाता है तो ऐसी कंडीशन में वही लाइटिंग इफेक्ट को भी जनरेट करती है। तो यहां पर जो बेसिक कॉज है वो है कोलिजन। जितना ज्यादा कोलिजन होता जाएगा, जितना ज्यादा एक्सटर्नल एनर्जी से सोर्स मिलता जाएगा, ऐसी कंडीशन में आपके पास हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा, लाइटिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। बहुत सारे जनरल एग्जाम्पल हैं इसके। हीटिंग इफेक्ट के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो हम हीटर देखते हैं। हीटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है और वो हमें हीट देता है, और आपका जो वायर होता है जो स्प्रिंकल्स रूप में होता है वो आपका रेड हॉट हो जाता है, थोड़ा सा लाइट भी देता है। और उसी इफेक्ट को जब हम बल्ब पे देखते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब पे, तो हम देखते हैं कि वहां पर जो हमारा फिलामेंट होता है सबसे पहले रेड हॉट होकर येलो कलर की लाइट या व्हाइट कलर की लाइट हमें देता है। ठीक है ना? तो आप देख रहे हैं हीटिंग इफेक्ट और लाइटिंग इफेक्ट कैसे जनरेट हो रहा है। दोनों का काज है कोलिजन। अब बात करते हैं केमिकल इफेक्ट की। हम लोगों ने केमिस्ट्री के पहले टॉपिक में पढ़ा था केमिकल रिएक्शन, और उस केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट। जब भी हम किसी केमिकल में फ्लो कराते हैं तो उस केमिकल के जो आयंस होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव आयन अलग हो जाते हैं और नेगेटिव आयन अलग हो जाते हैं। तो जब भी
आपका इलेक्ट्रिक करंट किसी केमिकल में जाता है तो वहां पे वो उसको आयनाइज कर देता है। आयनाइज करने के बाद अगर हमने उसमें इलेक्ट्रोड्स को डाल रखा है तो ऐसी कंडीशन में वो इलेक्ट्रोड्स उन पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को या नेगेटिव आयंस को कलेक्ट करते हैं और वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हम एक सेल जनरेट कर सकते हैं। तो सेल का जो जनरेशन है वो केमिकल इफेक्ट के अंदर आता है। जो नेक्स्ट इफेक्ट है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट की अगर बात करें तो ये हमारा अगला टॉपिक आएगा, उसमें हम और अच्छे से बात करेंगे इसके विषय में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में फ्लो होता है तो वहां पर चार्जेस फ्लो होते हैं। चार्जेस फ्लो होकर कोलिजन इफेक्ट जनरेट करते हैं। कोलिजन से हीटिंग और लाइटिंग इफेक्ट जनरेट होता है। जब हम इसे केमिकल में भेजते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोड्स पर आयंस अलग हो जाते हैं और हम एक सेल का या बैटरी का क्रिएशन कर सकते हैं। दैट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड फाइनली मैग्नेटिक इफेक्ट में जब आपका ये जो चार्ज है ये एक्सेलरेट होता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझें। चार्जेस के मोशन के बारे में अगर बात करें तो चार्जेस दो तरह से मोशन कर सकता है। रैंडम मोशन तो उसके पास है ही, हम उस मोशन की बात कर रहे हैं जो एक्सटर्नल सोर्स ने प्रोवाइड किया है। तो एक्सटर्नल सोर्स ने जो मोशन प्रोवाइड किया है उसकी वजह से यहां पर जो मोशन आया है उसमें दो इफेक्ट्स हो सकते हैं। पहला, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि एक समान वेग से चल सकता है, और दूसरा वो एक्सेलरेट भी हो सकता है यानी कि उसका वेग बदल भी सकता है। तो जब उसका एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाता है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों को साथ में भी जनरेट करता है। और वहां से हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे आने वाले समय में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में भी जानेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों कंबाइन होकर भी जनरेट होते हैं इसी चार्ज के फ्लो के कारण। तो आप समझ रहे होंगे कि चार्ज का फ्लो कितना अधिक इंपॉर्टेंट है किसी भी कंडक्टर के अंदर। जब भी कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो होगा तो वो चार टाइप के इफेक्ट्स जनरेट करता है, जिसे हमने यहां पर समझा है। चलिए हम इनका अलग अलग स्टडी करते हैं और देखते हैं कि और हम इसमें क्या बेहतर सीख सकते हैं। तो हमारा जो पहला इफेक्ट है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। आइए समझते हैं क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। The production of heat in a resistor or resistive circuit due to flow of electric current oblique charge is called heating effect of electric current. किसी भी वायर में जिसके पास रेजिस्टेंस हो या किसी भी सर्किट में जिसके पास रेजिस्टेंस हो, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उस रेजिस्टेंस वाले सर्किट में जो हम वायर यूज करते हैं उनमें हीट प्रोड्यूस होती है, यानी कि वो गर्म हो जाते हैं। और यही हीट प्रोडक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कहलाता है। तो क्या है हीटिंग इफेक्ट? आप समझ रहे हैं कि हीट का प्रोडक्शन किसके कारण? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा के प्रवाह के कारण। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जब हीटिंग इफेक्ट आएगा तो उसका रीजन है इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट का रीजन है फ्लो ऑफ चार्ज, और फ्लो ऑफ चार्ज भी यूनिक होना चाहिए, एक एक्सटर्नल सोर्स की एनर्जी से बाउंडेड होना चाहिए। तो देखिए ये हमारे पास एक कंडक्टर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक मेटेलिक कंडक्टर है। इस मेटेलिक कंडक्टर का एक एंड आप पॉजिटिव करते हैं और दूसरा एंड आप नेगेटिव करते हैं, यानी कि आपने इसको एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इससे जोड़ दिया। तो जब आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं इस एनर्जी को लेकर आगे बढ़ते हैं तो वो कुछ वर्क करते हैं। आप लोगों ने सीखा था पोटेंशियल डिफरेंस में, वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। कि किसी भी आवेश के लिए एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में जो वर्क डन होता था
वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता था। बस हमारा जो चार्ज है वो यूनिट होना चाहिए, एकांक होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देखते थे, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जहां पर W जो है वो Q चार्ज को मूव कराने में जो एक्सटर्नल सोर्स ने वर्क किया है उसके बराबर है। तो यहां से अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क W इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा वी क्यू। इज इट ओके? तो W इज इक्वल टू हमें मिल गया वी क्यू। ये जो W है ये वर्क डन है किस में? टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, एक चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करने में। अब ये जो वर्क डन हमने यहां पर किया ये इस कंडक्टर के अंदर ही रह गया, और अंदर ही रह जाने की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी जनरेट हुई, और उस एनर्जी से हम बहुत सारे काम लेते हैं। हीटर जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, मोटर्स चलाते हैं, बहुत सारे काम लेते हैं, यानी कि वो एनर्जी भी वर्क कर सकती है। तो यहां पर जो एनर्जी जनरेट होती है वो होती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी वर्क जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट इनटू एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इस एनर्जी में जो चार्ज फ्लो हो रहा है, इस चार्ज के अगर बारे में बात करें तो ये चार्ज करंट को जनरेट करता है, और Q इज इक्वल टू हमें मिलता है I इंटू टी। और हम यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर जो एनर्जी जनरेट हुई है वो एक हीटिंग इफेक्ट लेके आ रही है, यानी कि हीट लेकर आ रही है। तो हीट के लिए यहां पर जो एनर्जी आपको मिली है ये बनाती है हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी के लिए हमने रिप्रेजेंटेशन लिया है कैपिटल H। तो कैपिटल H की अगर हम बात करें, जहां से हम देख पा रहे हैं कि करंट के फ्लो होने की वजह से हीट एनर्जी जनरेट हुई है, तो W इज इक्वल टू वी क्यू वर्क है, वर्क कन्वर्ट होता है एनर्जी में, और ये एनर्जी हमें कौन सी एनर्जी दे रही है? हीट एनर्जी दे रही है। तो हीट एनर्जी यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा जो हमें प्राप्त हो रही है वो हो जाएगी वी आई टी। देखिए Q का वैल्यू हमने रख दिया I इंटू टी, तो ये हो गया आपका हीट। अब यहां पर जो हीट का प्रोडक्शन हुआ है ये है आपका इन जूल, और अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं इन कैलोरी, तो कैलोरीमेट्री में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि आपके पास 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल। एग्जैक्टली ये 4.18 जूल होता है, बट हम इसे कैलकुलेशन पर्पज से 4.2 जूल लिखते हैं। तो यहां से आप देखिए आपको मिलेगा 1 जूल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4.2 कैलोरी। देखिए इसको हम इधर ले आए, तो अगर आप इसे कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसी सिस्टम को आप लिखेंगे इज इक्वल टू वी आई टी अपॉन 4.2 कैलोरी। तो आप देख पा रहे हैं कि चार्ज फ्लो हुआ, चार्ज फ्लो को जनरेट करने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स से वर्क करना पड़ा, वो वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और वो एनर्जी हमें हीट एनर्जी के रूप में H के रूप में मिलती है, और इसे हम कह रहे हैं हीट एनर्जी VIT जूल। इसके और भी बहुत सारे फॉर्मूले आप बना सकते हैं, जैसे जैसे आप ओम्स लॉ के बेसिक कैरेक्टर का यूज करते जाएंगे, जो कि V इज इक्वल टू आई आर है, V इज इक्वल टू आई आर। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां से आप कुछ फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि V इज इक्वल टू आई आर तो आपको दिख ही रहा होगा। आप यहां से I इज इक्वल टू V अपॉन आर, और R इज इक्वल टू
V अपॉन आई, इन्हें भी जनरेट कर सकते हैं। तो जब हम इस फॉर्मूले को V इज इक्वल टू आई आर को यहां पर पुट कराएंगे, देखिए थोड़ा ध्यान से, V की लोकेशन पे हमने रखा आई आर और I और T हमारे पास पहले से ही था। तो अब देखिए हमें H इज इक्वल टू क्या मिल गया, I इंटू आई स्क्वायर आर टी, और ये जो हमें मिल रहा है ये मिल रहा है जूल, और अगर हमने इसे लिखा आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2 तो ये मिला हमें कैलोरी। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारी हीट का दूसरा फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, आई स्क्वायर आर टी, ये जूल हमारा जो है ये यूनिट है, फॉर्मूला सिर्फ इतना है आपका। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आपका फॉर्मूला जनरेट हो चुका है, और ये जूल में हमने देख लिया, और अगर हम इसे कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहते थे तो हमने अपने बेसिक लॉस का यूज किया और इसको हमने कैलोरी में कन्वर्ट कर लिया। तो ये आपका हीट का दूसरा फार्मूला आ गया। अभी आप इस I की जगह V अपॉन आर भी रख सकते हैं। तो जब आप I की जगह पर V अपॉन आर रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इस I की लोकेशन पे हम रखने वाले हैं V अपॉन आर। तो H इज इक्वल टू V अपनी जगह पर है, I की जगह पर हमने रखा V अपॉन आर इंटू टी। तो आप देख पा रहे हैं यहां से मिल रहा है H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ये आपको मिलता है इन जूल, और अगर आप लिखते हैं V स्क्वायर इंटू टी अपॉन 4.2 आर तो ये मिलता है आपको कैलोरी में। तो आपका H का ये एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ V, R एंड T। तो जैसे जैसे आप टर्म्स को चेंज करते जाएंगे आपके फॉर्मूले चेंज होते जाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि हमने सबसे पहले एक्सटर्नल सोर्स से वर्क किया था, वर्क कन्वर्ट हुआ था एनर्जी में, एनर्जी हमें मिलती है हीट, और हीट से हमने ये फॉर्मूले जनरेट किए। तो ये ऑल ओवर है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो बेसिक सोर्स है वो एक्सटर्नल सोर्स ही है। जो भी एक्सटर्नल सोर्स से वर्क किया जाएगा वही आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस एनर्जी के आप डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हैं। अभी इसी इफेक्ट की अगर हम बात करें, जब हम ये इफेक्ट बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर देखेंगे, बड़े स्केल पर देखेंगे, तो ऐसी कंडीशन में यही जो इफेक्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा लाइटिंग इफेक्ट में। यानी कि तार जो आपका है जिसके पास आर है वो हॉट होकर लाइट भी प्रोड्यूस करेगा, बट उसके पास कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होने चाहिए जिससे वो लाइट का इफेक्ट जनरेट कर सके, क्योंकि जब तार एक्स्ट्रा हॉट होता है तो उसमें मेल्टिंग भी हो सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अभी हम जब लाइटिंग इफेक्ट के एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हम और अच्छे से इस बात को समझेंगे। तो ये है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये है आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के डिफरेंट फॉर्मेट में फॉर्मूले। तो चलिए अब देखते हैं कि इस एनर्जी के और क्या एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ में हैं जिनको हम यूज करते हैं और हम उसे कैसे यूज करते हैं। हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हीटिंग इफेक्ट है जिसकी वजह से जब किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होता है और हीट आती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उससे कौन कौन से इक्विपमेंट्स और उनसे क्या एप्लीकेशन किए जाते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है हमारा हीटर, जो कि आपको दिख पा रहा होगा। तो सबसे पहले हम हीटर को समझ लें। हीटर में ये आपको कॉइल दिख रही है, ये जो होती है नाइक्रोम का वायर होता है। नाइक्रोम वायर की स्पेशलिटी होती है कि इसका जो रेजिस्टेंस है हाई होता है, और दूसरा हमने यहां पर वायर को इस तरह से कॉइल के फॉर्मेट में लपेटकर आगे की ओर बढ़ाया है, तो हमने वायर का लेंथ भी बढ़ा लिया है, और लेंथ बढ़ाने से भी हम रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। और अभी हम लोगों ने देखा था एक बेसिक फॉर्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब यहां पर आप देखेंगे कि इस हीटर में हमने एक्सटर्नल सोर्स से एक सप्लाई दी, ये एक्सटर्नल सोर्स से हमने यहां पर एक सप्लाई दी।
ये सप्लाई हमारे नाइक्रोम वायर्स के एंड्स पर पहुंचेगी, यानी कि इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी अगर आप सप्लाई को चेंज नहीं करते हैं तो आप करंट भी चेंज नहीं कर रहे हैं और टाइमिंग भी चेंज नहीं कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अब आपके पास चेंजेबल क्वांटिटी जो है वो है रेजिस्टेंस। अगर आप इस वायर को चेंज करेंगे, इसकी लेंथ को चेंज करेंगे, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करेंगे, तो आप ऑल ओवर रेजिस्टेंस को चेंज कर पा रहे हैं। और जब आप रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं तो आप यहां से देख रहे हैं, अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, दोनों में किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं आ रहा है, तो कांस्टेंट को हटाने का मीनिंग है H प्रोपोर्शनेट टू R, यानी कि हीट जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। तो यहां पर इसको बनाने का जो मेन रीजन है कि हाई रेजिस्टिव वायर, जिसका रेजिस्टेंस हाई हो, उसको यूज किया जाए और ज्यादा से ज्यादा हीट को प्रोड्यूस किया जाए। इसमें आपका नाइक्रोम वायर एज अ रेजिस्टिव वायर यूज होता है। इसके नीचे आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट लगी होती है जो आपकी हीट को और इलेक्ट्रिक को दोनों ही को ही दूसरे सिस्टम से अटैचमेंट से बचाती है। तो ये है आपका हीटर। दूसरा इफेक्ट अगर इसका देखा जाए तो ये आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक आयरन, यानी कि प्रेस, वैद्युत इस्त्री। तो प्रेस में बहुत सारे कंपोनेंट्स आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये जैसे देख रहे हैं, ये इसका हैंडल है। ये आप देख रहे हैं प्रेशर प्लेट, जो आप देखते हैं नीचे एक हैवी प्लेट लगी होती है जिससे हम प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो ये प्रेशर प्लेट है। इसी के अंदर यहां अंदर एक फिलामेंट लगा होता है इस तरह का, जिसमें जो है बहुत ही ज्यादा से ज्यादा वायर इस तरह से घूमे हुए लगे रहते हैं और इसी का कनेक्शन हम एक्सटर्नल सोर्स से करते हैं। तो जब एक्सटर्नल सोर्स से इसका कनेक्शन करते हैं तो यहां से प्लेट के जस्ट ऊपर ये अटैच होता है, तो ये हीट होता है। इससे कनेक्टेड आपकी मेटेलिक प्लेट जो कि प्रेशर प्लेट का काम कर रही है भी हीट होती है और हमें हाई हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे हम अपने कपड़ों को प्रेस कर सकते हैं। इसमें एक टेम्परेचर कंट्रोलर भी लगा रहता है जो आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ये भी जो आपका फिलामेंट दिख रहा है जो इसके अंदर फिटेड होता है, ये भी नाइक्रोम का बना हुआ होता है। और अभी आपने देखा नाइक्रोम इज अ हाई रेजिस्टिव वायर, जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा। रेजिस्टेंस हाई होने पर हीट भी ज्यादा आएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर रिलेशन है प्रोपोर्शनैलिटी का, R इंक्रीजेज H इंक्रीजेज। R को बढ़ा लीजिए, हीट बढ़ जाएगी। हीट बढ़ने से आप कपड़ों को अच्छे से प्रेस कर सकते हैं। बट यहाँ पर हीट कंट्रोलर भी लगा हुआ है, जिस टाइप के आपके कपड़े होते हैं आप उस तरह से आप हीट को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये दो इफेक्ट आप देख पा रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वन इज हीटर एंड अदर वन इज इलेक्ट्रिक आयरन। और दोनों में ही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया गया है H प्रोपोर्शनेट टू R। जितना ज्यादा आप रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे आप उतना ही हाई हीटिंग इफेक्ट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हीटिंग इफेक्ट के बारे में कुछ और जानकारी, कुछ विशेष बातें। आइए देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीट। कि हीट के प्रोडक्शन के लिए एक साइंटिस्ट मिस्टर जूल, उन्होंने कौन कौन से लॉज आपको दिए हैं कि हीट को हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हमें यहां पर सीखना है। तो हमारा जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हम उसे बेसिक क्यों कह रहे हैं। तो देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हमने एक बैटरी ली है जो कि एक एक्सटर्नल सोर्स है। इससे हमने एक प्लग कनेक्ट किया हुआ है, एक रियोस्टेट कनेक्टेड है और आप यहां पर देख रहे हैं हमने एक लोड दिया हुआ है। लोड एज अ वायर, यानी कि यहां पर आपने एक वायर को कनेक्ट किया है। जब आप एक वायर को यहां पर कनेक्ट करते हैं तो इसके पास होता है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का जो कॉज है वो कोलिजन है किसके किसके बीच, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के बीच। कि जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन और एटम है जब वो कोलाइड होते हैं तो रेजिस्टेंस जनरेट होता है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही हम इस प्लग को ऑन करते हैं तो यहां पर करंट एंट्री करता है, यानी कि अब आपके जो चार्जेस हैं वो एक रिस्ट्रिक्टेड फ्लो के अंतर्गत आने वाले हैं, रिस्ट्रिक्टेड फ्लो के अंतर्गत आने वाले हैं। अब जबकि ये रिस्ट्रिक्टेड फ्लो में आएंगे तो रिस्ट्रिक्टेड फ्लो में करंट का प्रोडक्शन होगा और करंट के प्रोडक्शन में रेजिस्टेंस भी जनरेट होता है। तो आप देख रहे हैं ऑल ओवर एक्सटर्नल सोर्स जो हमारा है
उसने तो यहां पर एनर्जी देने का काम किया, लेकिन अब जो आपकी हीट जनरेट करने का काम है वो करंट का है, किस पर, रेजिस्टिव वायर पर। ठीक है, किसका काम है, करंट का रेजिस्टिव वायर पे। अब जबकि ये करंट रेजिस्टिव वायर पर हीट जनरेट करने वाला है, इस वजह से हम अपना जो बेसिक फॉर्मूला चूज करते हैं वो हम यूज करते हैं H = I² RT। हमने और भी फार्मूले H के देखे थे, लेकिन हम यहां पर हीट के प्रोडक्शन में इसी को यूज करते हैं, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है करंट से रेजिस्टिव वायर में जाने पर। इट इज ओके। अब देखिए जूल ने क्या लॉज दिए। जूल का पहला लॉ है, यहां से निकल कर आता है कि अगर आप इस रेजिस्टिव वायर को चेंज ना करें और मान लें थोड़ी देर के लिए कि आप इसमें हर बार 2 सेकेंड्स के लिए करंट को फ्लो कराना चाहते हैं, तो आपने दूसरी चीज कौन सी कांस्टेंट कर दी, टाइम। वायर चेंज नहीं किया तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है और टाइम को भी हमने कांस्टेंट कर लिया। अब अगर ये दो कांस्टेंट हम रिड्यूस करते हैं तो हमें मिलता है H = I²। कहने का मतलब है कि अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ेगी, करंट को कम करेंगे तो हीट कम होगी। यहां से आप देख सकते हैं कि ये लगा हुआ है आपका रियोस्टेट यानी धारा नियंत्रक। जब आप इस वायर को इधर लेकर आते हैं, जैसे मान लीजिए कि कनेक्शन यहां होता तो हमारा सिर्फ इतना वायर काम करता, और अगर हमने कनेक्शन को यहां दिया है तो अब हमारा इतना वायर काम कर रहा है। तो वायर बढ़ने से रेजिस्टेंस चेंज हो गया, कहां का, एक्सटर्नल सर्किट का, और इस वजह से हमने एक्सटर्नली करंट को चेंज करा लिया। इस वायर का रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, यहां पर जो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है वो एक्सटर्नली चेंज हो रहा है। तो अब आप देख रहे हैं यहां से हम करंट को चेंज कर सकते हैं और हीट का जो प्रोडक्शन है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं थ्रू करंट। करंट बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और यहां पर आप देख रहे हैं जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो I² के साथ है, यानी कि अगर हम करंट को 2 टाइम्स इंक्रीज करते हैं, I को 2I बनाते हैं, देखिए I = 2I, तो H = या H = हमें क्या मिलेगा, 2I², और ये हमें मिलेगा H = 4I²। तो हम देखेंगे कि अब जो हीट है वो पहले से 4 टाइम्स इंक्रीज कर रही है, यानी कि करंट सबसे अच्छा संसाधन है हीट के प्रोडक्शन के लिए। करंट को बढ़ाएंगे, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। दूसरा रीजन देखते हैं। मान लीजिए कि आपने सर्किट में सब कुछ कांस्टेंट कर दिया, आपने रियोस्टेट भी उतना ही रखा है, आपने सोर्स भी उतना ही रखा है, आपने प्लग भी वहीं पर लगा रखा है, और अब आप सिर्फ इस वायर को चेंज कर रहे हैं। तो जब वायर को चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज होता है, और आपने करंट के फ्लो होने का टाइमिंग भी फिक्स कर दिया है 2 सेकेंड्स। तो अब आप देख रहे हैं I को आपने कांस्टेंट किया और T को कांस्टेंट किया। जब इन दोनों को कांस्टेंट करेंगे तो हमें मिलेगा H = R। यहां मिला था H = I² और यहां मिल रहा है H = R, यानी कि अब हम देखेंगे R के बढ़ने पर रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा और हीट बढ़ जाएगी। तो R के बढ़ने से हीट का प्रोडक्शन बढ़ता है और R के कम होने से हीट का प्रोडक्शन कम होता है। तो हम यहां पर ऐसे वायर्स का यूज करेंगे जिनके पास हाई रेजिस्टेंस होता है। तो हाई रेजिस्टेंस के लिए हम बेसिकली एलॉयज यूज करते हैं, यानी कि मिश्र धातुएं। एक डायरेक्ट कंटेंट ना लेके इनडायरेक्ट मटेरियल लेते हैं जिसमें कई सारी मेटल्स मिक्स्ड होती हैं। तीसरा सिस्टम है कि अब हमने इस वायर को फिक्स कर दिया, सोर्स को फिक्स कर दिया, रियोस्टेट की लोकेशन फिक्स कर दी, यानी कि करंट को फिक्स कर दिया, और हम कहते हैं कि पहले हमने 2 सेकंड के लिए फ्लो कराया, फिर हमने 3 सेकंड्स के लिए फ्लो कराया, फिर हमने 4 सेकंड्स के लिए फ्लो कराया। ऐसे हम फ्लो को धीरे धीरे टाइम देते जाते हैं। तो जैसे जैसे हम टाइम को इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाता है और हीट बढ़ती जाती है। जब भी आपने हीटर जलाया होगा स्टार्टिंग में तो आप देखते हैं कि उसमें किसी भी टाइप की लाइट नहीं आती है, देन धीरे धीरे वो रेड हॉट होना शुरू होता है और धीरे धीरे उसमें ब्राइटनेस बढ़ती चली जाती है और एक लोकेशन पर आकर एक्सटेंड हो जाती है, बहुत हाई हो जाती है। तो टाइम बढ़ने से यहां पर हम देख रहे हैं कि हीट का इफेक्ट और ज्यादा आता है। तो तीसरा जो लॉ हमें जूल ने दिया
वो H प्रोपोर्शनेट टू T है, जिसमें हम ये पाते हैं कि हीट बढ़ती है कब, जब टाइमिंग को हम इंक्रीज करते हैं। टाइम बढ़ाएंगे हीट बढ़ेगी, टाइम कम करेंगे हीट कम प्रोड्यूस होगी। तो ये है आपके जूल्स लॉ ऑफ हीट, H प्रोपोर्शनेट टू I स्क्वायर, H प्रोपोर्शनेट टू R एंड H प्रोपोर्शनेट टू T। इन तीनों में से किसी भी कॉज का यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में ज्यादा हीट का प्रोडक्शन कर सकते हैं या कम हीट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसी आपकी आवश्यकता होती है आप उस तरह से हीट को यहां पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये है आपके जूल्स लॉ ऑफ हीट। आइए देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हीटिंग इफेक्ट का, जो आज की लाइफ में हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और उसके बगैर हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को बहुत ज्यादा खतरा रहता है। और उन खतरों से बचाने के लिए हम यहाँ पर आपको एक नया इक्विपमेंट दिखाने वाले हैं। चलिए देखते हैं इस इक्विपमेंट के बारे में और सीखते हैं कि यह क्या है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है ये फ्यूज। ये जो फ्यूज है हम इसे अपने सर्किट के खतरों का खिलाड़ी भी कह सकते हैं। खतरों का खिलाड़ी एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे सर्किट को सेव करता है, खुद खतरे झेल लेता है, खुद अपने ऊपर परेशानियां ले लेता है, लेकिन सर्किट को फिनिश नहीं होने देता। आगे सर्किट जो होता है, आगे जो हमारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, जो हैवी चार्जेस यानी कि जिनका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, इनको खराब होने से बचाता है। अब इसका मैं आपको एक सर्किट डायग्राम समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने अपने घर के परिपथ से यानी कि सर्किट से जो मेन स्विच है वहां से दो वायर लिए, एक आपका पॉजिटिव चार्ज वाला वायर है और एक आपका नेगेटिव चार्ज वाला वायर। तो पॉजिटिव चार्ज वाला जो वायर है ये हॉट वायर बोला जाता है और ये कोल्ड वायर बोला जाता है। ठीक है, हॉट वायर को हम लाइव वायर भी कहते हैं, लाइव वायर, क्योंकि ये पॉजिटिवली पोटेंशियल डिफरेंस का है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस का है, तो ये लाइव वायर है। अब इस लाइव वायर से मान लीजिए कि आपको यहां पर एक फ्रिज कनेक्ट करना था। तो आपको जब ये फ्रिज कनेक्ट करना था तो इस लाइव वायर के रास्ते में यहां पर आप एक फ्यूज लगा देते हैं और फिर इसको हम फ्रिज से कनेक्ट कर देते हैं। यहां पर मैं जो आपको दिखा रहा हूं ये हमारे फ्यूज का रिप्रेजेंटेशन है। फ्यूज का एक्चुअल डायग्राम ये है, हम अभी इसे समझेंगे। तो ये हमारे फ्यूज का रिप्रेजेंटेशन है। तो चलिए हम समझते हैं कि हमने इस लाइव वायर में यहां पर फ्यूज को फ्रिज के साथ क्यों कनेक्ट किया है। तो जो हमारा फ्यूज है इसमें का पहले हम स्ट्रक्चर समझ लें। इसमें हमारे पास एक पोर्सलिन ग्रिप होती है, ये आपको दिख रही है, ये आपका एक कैप है, इसको हम उठाकर अलग कर सकते हैं और इसके ऊपर वापस रख सकते हैं। ये हमारे कनेक्टिविटी को जनरेट करता है और ये हमारे सिस्टम को इस तरह से कनेक्ट करता है। ओके, इसके नीचे भी ये पोर्सलिन का ही एक सिस्टम होता है जिस पर ये दो टर्मिनल लगे होते हैं, एक टर्मिनल 1 और दूसरा टर्मिनल 2, जिसमें क्लैंप लगे हुए होते हैं। क्लैंप की अगर बात करें तो आपने देखा होगा किसी भी स्विच को या किसी भी प्लग को जब आप उसमें वायर को एंट्री कराते हैं तो एक पेंच सा लगा होता है जिसको आप घुमा कर कस के उसमें वायर को अटैच करते हैं। वैसे ही यहां पर क्लैंप लगे होते हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये रेड कलर, ये है आपका फ्यूज वायर। तो ये जो फ्यूज वायर है इसकी क्या स्पेशलिटी होती है, सबसे पहले हम इसको समझ लें। ये जो फ्यूज वायर है हम इसको एक ऐसे सिस्टम से क्रिएट करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो हो। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है नियर अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका जो कॉम्बिनेशन है किससे मिलकर बना है, ये 50% लेड और 50% टिन से बना है। तो हम इसका मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों रखते हैं, जरा इस बारे में सोचते हैं। देखिए, जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट लो है हमने इसको करंट दिया, करंट से हीट प्रोड्यूस हुई, हीट के प्रोडक्शन से जो हीट प्रोड्यूस होगी उससे टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। टेम्परेचर बढ़ा 100, 110, 130, 140, 150, 160, ऐसे बढ़ते बढ़ते कितना हो गया 200। तो जैसे ही ये टेम्परेचर 200 पहुंचता है ये जो वायर है ये मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होने की वजह से यहां से ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने से कनेक्शन टूट जाएगा। तो होता क्या है देखिए दोस्तों कि हमने यहां पर एक फ्रिज लगाया, इस फ्रिज को हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करा रहे हैं।
कभी कभी इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि हम देख रहे थे H प्रोपोर्शनेट टू I स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक करंट हाई हो जाता है। कभी कभी होता है आपके घरों में कि हाई वोल्टेज आने लगता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बढ़ने से आपका जो हीटिंग इफेक्ट है वो बढ़ जाता है। अब मान लीजिए कि आपका जो फ्रिज है उसके लिए एक स्पेसिफिकेशन दिया गया है कि ये इतनी हीट पे वर्क करेगा, इससे ज्यादा हीट इसमें अगर जाती है तो इसकी कॉइल जो होती है वो जल जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके सर्किट में एक्स्ट्रा वोल्टेज की वजह से एक्स्ट्रा हीट जनरेट हो गई तो आपका ये जो फ्रिज है ये बेकार हो जाएगा, क्योंकि इसकी कॉइल जल जाएगी। अब इसकी कॉइल को अगर आप जलने से बचाना चाहते हैं तो बचाने के लिए आप क्या करेंगे कि इस करंट को इसके अंदर नहीं जाने देंगे। ये वो करंट है जो सडनली एक्सटेंड हो गया है, जो अचानक बढ़ गया है। तो अचानक बढ़े हुए करंट को अगर आप फ्रिज के अंदर जाने ही नहीं देंगे तो आप क्या कर सकते हैं, फ्रिज को खराब होने से बचा सकते हैं। तो आपने क्या किया, रास्ते में लगा दिया फ्यूज। जैसे ही करंट बढ़ा, हीट बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा। देखिए, आई बढ़ने से हीट बढ़ती है, हीट बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर का रिलेशन यहां पर हम मेल्टिंग पॉइंट से देख रहे हैं, यानी कि गलनांक से, कि जब यहां पर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट जैसे ही 200 पहुंचेगा, आपका ये जो फ्यूज है यहां से ब्रेक हो जाएगा और इसमें करंट नहीं जाएगा। और अगर इसमें करंट नहीं जाएगा तो ये जो हीट जनरेट इसके अंदर होने वाली थी उसको इसने, खतरे के खिलाड़ी ने, सेव कर लिया। तो इस तरह से हमारा जो फ्यूज है वो एक सेविंग एलिमेंट, जो हमारे अदर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं उन्हें सेव करता है। तो फ्यूज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इसमें भी रोल जो है वो आपका H प्रोपोर्शनेट टू R का है। क्यों? क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है ये लो होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। जब रेजिस्टेंस लो होगा तो रेजिस्टेंस हाई होता है। इज इट ओके? तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो ये जल्दी से जल्दी 200 पे पहुंचेगा और सडनली मेल्ट होकर आपके जो मेन सर्किट हैं उनको बचा लेगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि इसका जो मेन कॉज है वो है H प्रोपोर्शनेट टू R। रेजिस्टेंस ज्यादा और हीट ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचे, फ्यूज मेल्ट हुआ और हमारा जो सर्किट है वो बच जाता है। तो ऑल ओवर ये है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे ही आप देख सकते हैं लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें बल्ब है, CFL है। अगर हम LED की बात करेंगे तो LED एक अलग सिस्टम है, वो ओमिक सर्किट को फॉलो नहीं करता है। उसके लिए हम आगे 12th में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, वहां पर समझेंगे कि LED क्या होती है। बट यहां पर हम इलेक्ट्रिक बल्ब को भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब में भी हीटिंग इफेक्ट होने के साथ साथ लाइटिंग इफेक्ट भी जनरेट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एक अदर यूज जो कि है इलेक्ट्रिक बल्ब। जब एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होती है तो उससे लाइटिंग इफेक्ट आता है, और उस लाइटिंग इफेक्ट में हमारा ये जो बल्ब है ये उसका बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है जिसको आप सभी ने देख रखा है। इसके पहले बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर लें। इसके पास दो टर्मिनल्स होते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंड को कनेक्ट करते हैं। एक एल्यूमिनियम कैप होता है और यहाँ पर ये जो दो पिन्स दिख रही हैं सपोर्ट पिन होती हैं। जब आप होल्डर में इसे कसते हैं तो ये सपोर्ट के रूप में यूज होती हैं। इसमें बाहर जो आपको ये दिख रहा है ये ग्लास का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, ग्लास बल्ब इसे ही हम बोल रहे हैं। इसके अंदर एक गैस सपोर्ट है, एक ट्यूब होती है ग्लास की जिसमें एक गैस भरी हुई होती है। यहां से दो वायर्स आते हैं जिनको हम लीड्स कहते हैं। आगे हम इन्हें 3 वायर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसी से कनेक्टेड होता है एक स्पाइरल वायर जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। इसके अंदर गैस या वैक्यूम, या तो कुछ गैस भरते हैं या इसे हम वैक्यूम में रखते हैं। गैस कैसी भरते हैं हम इसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। तो ये ऑल ओवर हमारा जो बल्ब है उसका स्ट्रक्चर हो जाता है। अब इस बल्ब के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि ये किस बेसिक प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें जो आपका फिलामेंट है, ये फिलामेंट एक एलॉय होती है। एलॉय का मतलब यहां पर मिश्र धातु से है जिसका नाम है टंगस्टन। टंगस्टन, तो टंगस्टन का बना हुआ होता है। ये जो टंगस्टन है
इसके पास कुछ क्वालिटी होती हैं। ये ऑफर करता है हाई रेजिस्टेंस, ये ऑफर करता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो यहां पर इस टंगस्टन वायर की स्पेशलिटी है कि ये बहुत ही ज्यादा हाई रेजिस्टिव होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है H प्रोपोर्शनेट टू R, R increases, H increases, and when H is very high, this gives light. तो जब H बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये हमें लाइट प्रोड्यूस करके देता है। इस वजह से जो हमने टंगस्टन लगा रखा है उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही हाई होता है। दूसरा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलने का पॉइंट है, ये भी बहुत ज्यादा होता है, नियर अबाउट 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक होने की वजह से ये बहुत ही हाई टेम्परेचर तक गर्म किया जा सकता है और ये गलता नहीं है। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ऑक्सीडाइज नहीं होता इजिली, बहुत आसानी से इसका ऑक्सीकरण नहीं होता, यानी कि ये ऑक्सीजन से बहुत आसानी से क्रिया नहीं करता है, या हम ये कह सकते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो ये तीन बातें हमारे इस फिलामेंट के बारे में हैं। अब बात करते हैं कि ये जो आपका जो बल्ब है ये लाइट कैसे दे रहा है। इसके टंगस्टन का रेजिस्टेंस हाई है, हाई रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी जब वेरी हाई हो जाती है तो लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। सबसे आखिरी बात इसके बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हम गैस रखते हैं या तो वैक्यूम रखते हैं। वैक्यूम का मतलब कोई भी गैस यहां पर इन्वॉल्व नहीं हो, और अगर हम गैस रखते हैं तो कौन सी गैस रखते हैं, यहां पर हम न्यूट्रल या इनर्ट गैसेस का यूज करते हैं। न्यूट्रल गैस में हम यहां पर आर्गन या फिर नाइट्रोजन गैस भरते हैं। तो नाइट्रोजन जो होती है वो रिएक्टिव नहीं होती है और आर्गन भी रिएक्टिव नहीं है। रिएक्टिव ना होने की वजह से ये जो टंगस्टन है इससे रिएक्शन नहीं करती हैं और ये टंगस्टन ऑक्सीडाइज होने से बच जाता है। अगर यहां पर हम एयर भर देते हैं तो एयर में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद इससे एक व्हाइट धुआं निकलता है और वो धुआं इस बल्ब की ग्लास के चारों ओर जम जाता है और हमारा जो लाइटिंग इफेक्ट है वो कम हो जाता है। इसलिए हम इस बल्ब में एक ऐसी गैस रखेंगे जो नॉन रिएक्टिव है, यानी कि नाइट्रोजन और आर्गन, या फिर हम इसमें वैक्यूम को क्रिएट करते हैं। जो बहुत ही हाई इफिशियंट बल्ब्स होते हैं उसमें हम इस गैस का यूज करते हैं और नॉर्मल जो हमारे लोकल बल्ब्स होते हैं उसमें हम वैक्यूम का यूज करते हैं। तो ये है आपका ऑल ओवर हीटिंग एंड लाइटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और यहां पर हम देख पा रहे हैं कि हम एक इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से किसी भी सिस्टम में हीट को भी जनरेट कर सकते हैं, लाइट को भी जनरेट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।